अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास GERD, जिसको हम गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन वगैरह हम देख लेते हैं। GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इज़ समटाइम रेफर टू एज एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ एज वेल। इसको हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ भी जो है वो कहते हैं। द टर्म रिफ्लेक्स रेफर टू बैकवर्ड और रिटर्न मूवमेंट। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो बैकवर्ड की तरफ आए, दो मतलब कि वापस रिटर्न होकर और उसकी दोबारा जो है वो मूवमेंट बैकवर्ड की तरफ हो जाए, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। इन द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स इट रेफर टू द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स का मतलब है कि बैकवर्ड की तरफ जो कोई भी चीज़ का रिफ्लेक्स का मतलब है बैकवर्ड मूवमेंट। तो अगर हम गैस्ट्रोएसोफेजियल लगा देते हैं ये, तो इसका मतलब है कि कोई भी गैस्ट्रिक जो मतलब कि स्टमक में कोई भी एसिडिटी वगैरह जो भी है आपके इसोफिगस की तरफ जो है वो बैकवर्ड फ्लो हो, तो इसे हम गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स जो है कहते हैं। गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स होकर व्हेन द LES इज वीक और रिलैक्सेस इन अप्रोप्रिएटली। LES का मतलब क्या है? लोअर इसोफिजियल स्पिंचर। इसका मतलब है फुल फॉर्म है इसका कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स कब होता है? जब वो इस टाइम होता है जब आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, जिसको हम LES वो कहते हैं, वो वीक हो जाए या प्रॉपर तरीके से जो है वो काम ना करे, रिलैक्स हो, तो उस टाइम पर ये होता है। अलाउ द स्टमक कंटेंट टू फ्लो अप इनटू द इसोफेगस कॉजिंग हार्ट। मतलब कि आपके स्टमक में जो भी ये एसिड वगैरह जो खाना वगैरह होता है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो होता है इसोफिगस की तरफ, जिसकी वजह से मतलब कि जिसकी कॉज की वजह से आपको हार्टबर्न जो है वो महसूस होता है। इट्स समटाइम कॉल्ड रिफ्लेक्स इसोफिजाइटिस, और इसको हम कभी कभार इसोफिजाइटिस भी कहते हैं। रिफ्लेक्स इसोफिजाइटिस इसको कहते हैं क्योंकि आइटस का मतलब है इन्फ्लामेशन का हो जाना, क्योंकि आपके जो इसोफिगस में है वो कभी कभार इन्फ्लामेशन भी इसकी वजह से हो जाती है। GERD is when it occurs more than twice a week for a long period of time. GERD कब जो है वो बनता है? जब आप का वीक में जो है 2 से ज़्यादा बार जो है वो इस तरह का अमल हो, तो इसकी वजह से आपको GERD हो सकता है, मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ आपको हो सकती है। कोजेज़ की अगर हम हवाले से बात करें तो प्राइमरी बैरियर टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स इज़ द लोअर एसोफेजियल स्पिंचर। प्राइमरी जो इसका पार्ट है वो या बैरियर है उसको, वो हमारे पास क्या होता है कि एक जो भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है वो बैकवर्ड की तरफ आपको फ्लो हो जाए। किस वजह से? स्पिंचर की वजह से, क्योंकि आपका स्पिंचर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो। LES नॉर्मली वर्क्स इन कंजंक्शन विद द डायफ्राम, और ये मतलब कि अगर दोनों मिल्स बांट के एक साथ काम ना करे प्रॉपर तरीके से LES और डायफ्राम, तो इस वजह से ये कॉज हो सकती है। इफ़ बैरियर डिस्टर्ब्ड एसिड गोज फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, अगर ये बैरियर डिस्टर्ब हो जाए या ख़राब हो जाए या कोई मसला वसाइल इसमें आ जाए, तो आपका जो भी स्टमक में ये जो एसिड वगैरह होता है वो आपके इसोफेगस की तरफ जो है वो पीछे चला जाता है। ये इसकी कॉजेज़ वगैरह है। पैथोफिजियोलॉजी में इसकी कोई एक डायग्राम वगैरह दी है, पिक्चर दी है कि आपके ये आप नाम वगैरह देख लीजिएगा। पैथोफिजियोलॉजी में वैसे ही आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके स्पिंचर यहाँ पर जो स्पिंचर होता है लोअर इसोफेजियल स्पिंचर वगैरह आपका होता है, अगर वो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ से जो भी ये हमारे स्टमक में जो भी मतलब ये एसिड वगैरह होता है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो हो जाता है, और अगर प्रॉपर तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो ये आगे जाके काफ़ी बीमारियाँ जो है वो कॉज करा सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर के हवाले से कि किस किस वजह से ये हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो उस वजह से भी ये हो सकता है। ब्लगिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टमक अप इनटू द डायफ्राम। हाइटल हर्निया हमारे पास इसोफिगस जो है या स्वेचर वगैरह है यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ये हर्निया हो जाता है। ये और ब्लगिंग का मतलब है कोई भी जगह हो, किसी भी जगह का सूज जाना, और ये टॉप ऑफ द स्टमक दिया है, मतलब कि टॉप ऑफ द स्टमक जो आपकी जगह होती है डायफ्राम के करीब, ये उस जगह का सूज जाना, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से आपको ये जो है बीमारी हो सकती है। डिले स्टमक एंटी एंड इसोफेजियल क्लियरेंस, कि आपका स्टमक जो है वो काफ़ी डिले आराम से जो है वो खाली हो, या आपका इसोफेजियल जो है वो सही प्रॉपर तरीके से उसका क्लियरेंस ना हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अगर आप स्मोकर है और काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उस वजह से भी ये डिजीज़ आपको हो सकती है। रिस्क फैक्टर है कि उसका वजह से आपको हो सकती है। ईटिंग लार्ज मील और ईटिंग लेट एट नाइट, अगर आप ज़्यादा खाना
का है और वो मतलब कि लेट का है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि लेट नाइट आपका है, या आपका जो भी मील है वो लार्ज अमाउंट में आप इस्तेमाल का लें, तो उस वजह से भी हो सकता है। ईटिंग सर्टेन फूड ट्रिगर सच एज फैटी और फ्राइड फूड, कोई भी ऐसी फूड जो आप इस्तेमाल करें जिसकी वजह से यह ट्रिगर हो रहा हो, मतलब कि अगर आप फैटी जो सब्सटेंस इस्तेमाल करें खाने में, या फ्राइड फ्रूट का मतलब है कोई भी ऑयली सब्सटेंस जो ऑयल में पक जाते हैं, ज़्यादातर चिप्स वगैरह, आलू के चिप्स वगैरह आ जाते हैं, इस तरह से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें जो ट्रिगर कर रहा हो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को, तो ये भी रिस्क फैक्टर है कि इस वजह से भी आपको हो सकता है। ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेज सच एज अल्कोहल और कॉफ़ी, कि अगर आप कॉफ़ी और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर ये भी है। टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्पायरिन, अगर आप मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दी है कि एक्सपायरिन का इस्तेमाल करें, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको ये बीमारी लाहक हो। अगर हम इसके साइनल सिम्टम के हवाले से देख लेते हैं, तो कॉमन साइनल सिम्टम और GERD इंक्लूड, इसमें जो कॉमन साइनल सिम्टम है वो दिए गए हैं। हार्ट burning sensation in your chest, heartburn, usually after eating, which may be so worse at night, कि अगर आप चेस्ट में जो है वो ऐसे लगेगा कि आपको हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है, आपको सेंसेशन ऐसे फील हो कि आपको ऐसे ये महसूस होगा कि आपके चेस्ट में जो है वो बर्निंग वगैरह होती है, यूजुअली आफ्टर ईटिंग, आप वो अमूमन जो है वो खाना खाने के बाद आपको इस तरह से महसूस होता है। और अगर देखें तो रात के टाइम जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है। चेस्ट पेन आपको हो सकती है, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग हो सकती है, मतलब कि आपको कोई भी खाना जो है वो आप इनगल्फ कर रहे हो तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और सॉर लिक्विड, रिगर्जिटेशन का मतलब है कि वेक फ्लो का हो जाना, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको जो भी खाना आप इस गा ले तो आपको ये वेक फ्लो की तरह महसूस होता है, ये भी साइनल सिम्टम है। सेंसेशन ऑफ अ लिम्फ इन योर थ्रोट, अगर आप अपने थ्रोट या गले में जो है वो सेंसेशन ये फील करते हैं कि आपको लिम्फ वगैरह हुआ है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इफ़ यू हैव मिड नाइट एसिड रिफ्लेक्स यू माइट आल्सो एक्सपीरियंस, अगर आपको मिड नाइट जो है वो रिफ्लेक्स एसिड का जो प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको ये साइन सिम्टम जो है वो हो सकते हैं। क्रोनिक कफ हो सकती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कफ वगैरह आ सकती है। लेरिंजाइटिस का मतलब है कि लेरिंज में आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए। न्यू और वर्सन अस्थमा, आपको अस्थमा का हो जाता है, मतलब कि आपको अस्थमा ऐसा लगता है कि आपके सांस फूल रही हो या कम हो रही हो, तो ये आपको हो सकता है। डिसरप्टेड स्लीपिंग, आपका जो नींद है वो ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये दोबारा सिम्टम दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इग्योरिटेशन, ब्लीचिंग, हार्ट बर्न, बिटर टेस्ट, गम इरिटेशन, सोर थ्रोट, हॉर्स सेंसेस का मतलब है कि आपका आवाज़ जो है वो वीक हो जाती है या काफ़ी भारी हो जाती है। चेस्ट जो है वो टायर्डनेस हो सकती है। अस्थमा सिम्टम हो सकता है। लिम्फ इन थ्रोट, आपके गले में जो है वो लिम्फ हो सकता है। डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग, आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। और बेंडिंग ओवर, मतलब कि आपको इस वजह से जो है वो आप ज़मीन की तरफ जो है वो बेंड भी हो सकते हैं, तो ये भी सिम्टम है कुछ। डायग्नोस के अगर हवाले से बात करें तो किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये आया GERD है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं। बेरियम स्वेलो विद फ्लोरोस्कोपी, रिवल एविडेंस ऑफ रिक्योरेंट रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम फ्लोरोस्कोपी एक टेस्ट होता है एक्सरे की तरह, जिसमें आप जो भी चीज़ इनगल्फ कर रहे हैं या खा रहे हो, तो वो आपको वाज़ेह तौर पर आपका जो इसोफेगस जो है वो शो हो रहा होता है कि आप कोई प्रॉब्लम तो उसमें नहीं हो रही, तो उस टेस्ट की मतलब से भी आप जो है ये चेक कर सकते हैं। इसोफेजियल एसिडिटी टेस्ट की वजह से हम क्या चेक कर सकते हैं, रिवल डिग्री ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स के उसकी डिग्री वगैरह क्या है, कितनी प्रेशर की तरफ से वो मतलब कि बैक फ्लो की तरफ आ रहा है, या उसके pH वगैरह हम चेक कर लेते हैं इसकी वजह से। और इसमें आपको एक ट्यूब नुमा होती है, उस ट्यूब की हेल्प से जो है हम उसको प्रेशर वगैरह चेक करते रहते हैं। इसोफेजियल monitoring reveal abnormal LES pressure and spincher and continuous esophageal manometry है रिवल esophageal manometry के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। एक मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम LES प्रेशर चेक करते हैं कि उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, या उसकी स्पिंचर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। एसिड परफ्यूजन टेस्ट होता है। बर्नस्टीन कंफर्म करता है कि एसोफेजाइटिस वगैरह है या नहीं है, मतलब कि आपके इस फिगस में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है या नहीं हुई है।
esophagoस्कोपी एंड बायोप्सी कंफर्म पैथोलॉजिक चेंजेस इन द म्यूकोजा। इसोफिजोस्कोपी और बायोप्सी के हेल्प से हम जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारे इसोफिगस में जो है उसके हम बायोप्सी ले तो हमें पता चल जाता है कि आया हमारे म्यूकोजा में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रही, जो हमारे लेयर है इसोफिगस की लेयर है उसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रही। 24 आवर एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग, और हम 24 घंटे जो है वो पीएच मॉनिटर करते हैं कि इसका जो वो इससे पेशेंट का जो एम्बुलेटरी हो, मतलब कि लेटे हुए बेड लेटे हुए पेशेंट ना हो, जो चलते फिरते हो उसका हम चेक कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम देखें कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो एंटासिड एक टेबलेट होती है जो एक ग्रुप है, उसका एक्शन क्या है, यूज टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये आपके स्टमक की जो भी एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करती है, नॉर्मल तक हद तक ले आती है। एग्जांपल इसमें दिया है, कुछ मेडिसिन के नाम वगैरह दिया है, टर्म्स रोलेंट एंड माइलेंटा, या कुछ एग्जांपल है इसमें। इंटरफेयर विद मेनी ड्रग्स, और ये मुख्तलिफ ड्रग के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, मतलब कि आपको साइड इफेक्ट ये शो करा सकते हैं। सो ऑलवेज गिव अलोन एंड अलाउ फॉर 1-2 आवर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अदर मेडिकेशन। दूसरे मेडिसिन के साथ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें कि अगर आपको ये मेडिसिन दी गई हो तो 1 से 2 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल करें और बाद में दूसरी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके अगर हम एक्शन के हवाले से बता देंगे तो यूज़ टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, और ये एसिड की प्रोडक्शन जो भी हो रही होती है हमारे स्टमक में उसकी प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देती है। व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज्ड इट causes the parietal cell to release HCl, but this response will block, so gastric acid secretion will be decreased। जब आपके स्टमक में जो है हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ हो रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पैराइटल सेल जो है उसको ये मैसेज मिलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास होता है वो रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन जब आप एंटी हिस्टामिन जो है वो टेबलेट ले रहे होते हैं तो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को वो ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है, तो जिसकी वजह से आपके गैस्ट्रिक एसिड जो भी सिक्रेशन हो रही होती है वो कम हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर दिया है, ये कुछ मेडिसिन के नाम है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन और नाइजेटिडीन एंड रेनेटिडीन। ये कुछ मेडिसिन के फार्मूला है, जेनेरिक नेम है, बाकी इसमें नाम दिए गए हैं। इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, डोंट एक्ट एज क्विकली एज एंटासिड, और ये एंटासिड के जैसे ऊपर मेडिसिन डायरेक्ट जो है वो काम परफॉर्म करते हैं, ये उस तरह से डायरेक्ट पर काम परफॉर्म नहीं करते। ये थोड़ा जो है वो क्विकली नहीं होते हैं, मतलब ये स्लो होते हैं, बट दे प्रोवाइड लॉन्गर रिलीफ एंड मे डिक्रीज एसिड प्रोडक्शंस फ्रॉम द स्टमक फॉर अप टू 12 आवर्स। और ये 12 घंटों तक या उससे भी ज़्यादा जो है वो, क्योंकि लॉन्ग पीरियड होते हैं तो उससे भी ज़्यादा जो है वो आपके स्टमक में जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रही होती है उसको ये कम कर देते हैं, रोक देते हैं। अवॉइड गिविंग एट द सेम टाइम विद एंटासिड, एंटासिड के साथ अगर ये मेडिसिन आपको दी गई हो तो ये बिल्कुल भी एक साथ इस्तेमाल ना करें, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप ज़रूर रखें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्शन के अगर हम हवाले से बात करें तो ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन एंड हील द इसोफेगस, जो भी एसिड की प्रोडक्शन वगैरह हो रही होती है उसको ब्लॉक कर देती है। और अगर आपकी इसोफेगस में कोई भी जख्म वगैरह, कोई इन्फ्यूजन, कोई सौर वगैरह हुआ हो तो उसको ये हील करने में हेल्प करती है। एग्जांपल के मतलब तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन लेंसोप्राजोल और ओमेप्राजोल का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, आर स्ट्रॉन्गर एसिड ब्लॉकर देन H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंड अलाउ टाइम्स फॉर डैमेज इसोफेगस टिश्यू टू हील। और ये अगर हम H2 रिसेप्टर के हवाले से देखें तो ये उससे भी अच्छी मेडिसिन है, और ये काफ़ी टाइम तक जो है वो जो भी आपके जिस्म में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके स्टमक में उसको ये ब्लॉक कर देता है काफ़ी टाइम के लिए। और अगर आपको इसोफेगस में कोई भी जख्म वगैरह है या आपके स्टमक में जख्म वगैरह है तो उसको ये हील करने में हेल्प करता है ये टेबलेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्या आपको क्या बिहेवियर जो है वो चेंज करनी है। एवोल्यूट द हेड ऑफ द बेड 6 to 8 इंचज़, आपको 6 से 8 इंच तक अपने बेड के हेड वाले साइड जो है वो ऊपर करनी है। टेक एंटासिड का इस्तेमाल करना है। ईट स्मॉलर मील्स, और अपनी मील्स जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसका कम इस्तेमाल करना है। डोंट लाई डाउन राइट आफ्टर मील्स, और आपने खाना खाने के बाद डायरेक्ट जो है वो बिल्कुल भी लेटना नहीं है। मेंटेन हेल्थी डाइट, और अपने हेल्थ जो डाइट जो है उसको हेल्थी रखना है, और अपने वेट को जो है वो हेल्थी रखना है कि वेट काफ़ी ज़्यादा ना हो।
अवॉइड बल्कि कौन-कौन सी चीज़ें हम जो है अवॉइड करेंगे इन इसके लिए। तो तम्बाकू को यूज़ करने का जो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, मतलब कि अगर आप स्मोकर वगैरह है तो स्मोकिंग वगैरह या शादियाँ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा तम्बाकू इस्तेमाल होता है, तो उन चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। फूड हाई इन फैट जूस भी फूड में जो है आप मतलब कि फ़ैट हाई हो, हाई लेवल ऑफ फ़ैट हो तो उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। स्पाइसी फूड आपने इस्तेमाल नहीं करना, अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कैफ़ीन कैफ़ीन और चॉकलेट का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। एक्टिविटीज़ दैट कंप्रेस द एब्डोमेन, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपके एब्डोमेन पर कोई प्रेशर पड़े और आपको उसकी वजह से जीईआरडी दोबारा जो है वो हो। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है? नैरोइंग ऑफ इसोफिगस, आपका इसोफिगस जो है वो नैरो हो सकता है, एंड ओपन सोर इन द इसोफिगस, और आपके इसोफिगस में जो है वो ओपन सोर हो सकता है। सोर का मतलब है कोई भी ज़ख्म वगैरह का बन जाना, जिसको हम इसोफिजियल अल्सर भी कहते हैं, या सिर्फ अल्सर भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, प्री कैंसरियस चेंजेस टू द इसोफिगस, जिसको हम बैरेट इसोफिगस भी कहते हैं। तो प्री कैंसरियस जो है चेंजेस वगैरह आपके स्टमक में भी हो सकती है, इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है। तो आज तक वीडियो हमारे ये पास यही तक थी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, और अगर आप कोई भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन आपको दोबारा बताता चलूँ कि ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा होगा कोने में, आप उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, सिर्फ व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हो। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके प्रॉपर तरीके से आपको समझा सकूँ और बता सकूँ। तो आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। नहीं तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।